Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा। शुरुआत गुजरात से। गुजरात के राजकोट जिले के जेतपुर शहर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां मां के लिव इन पार्टनर से नाराज बेटे ने दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां का मृतक के साथ पिछले 12 साल से संबंध था। वो लिव इन में रहते थे, जो उसके बेटे को मंजूर नहीं था। मृतक कमलेश वाघेला पेशे से मजदूर था। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आ चुका है जो दिल दहला देने वाला है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति चाकू लहराते हुए एक युवक के पीछे दौड़ लगाता है, उसके शरीर पर चाकू से कई बार हमला करता है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल कमलेश वाघेला आसपास मौजूद लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार भी लगाता है। आरोपी जयंत से रहम की भीख मांगता है, लेकिन उसका कोई असर इस पर पड़ता नहीं। पुलिस ने आरोपी जयंत वाघेला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसने बताया है कि मृतक जो कमलेश है उसका अपनी मां के साथ रहना पसंद उसे था नहीं। कई बार पहले भी समझा चुका था, समझाइश दे चुका था उसकी मां से मिलने घर ना आया करे, लेकिन वो नहीं माना। इसी के चलते उसने उसकी हत्या कर दी। राम मंदिर दान चोरी को लेकर एसआईटी लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसी कड़ी में एसआईटी ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की रिमांड मिलने के बाद बुधवार को लंबी पूछताछ की है। इस दौरान तीनों आरोपियों को एसआईटी पुलिस लाइन से निकालकर जनौरा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास एक जंगल में लेकर पहुंची, लेकिन मीडिया का जमावड़ा देखकर पुलिस लौट आई। पुलिस लाइन परिसर में इस दौरान अनुकल्प के पिता रवि मिश्रा ये भी देखे गए। माना जा रहा है कि राम मंदिर दान गबन मामले में तीनों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिल सकते हैं और चोरी दान की बरामदगी भी संभावना जताई जा रही है। तीनों आरोपियों को सुबह रिमांड पर लेने के बाद लगभग 9.5 घंटे कड़ी पूछताछ के बाद तीनों आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, कमलेश पांडे को निशानदेही जगह यानी कि जहां पे पैसे का बंदरबाट होता था वहां पर ले जाया गया। पुलिस लाइन परिसर से उस जगह पे ले जाया गया। बाकायदा सुरक्षा घेरे में इन तीनों आरोपियों को वहां पे ले जाकर निशानदेही चेक की गई। हालांकि मीडिया के जमावड़ा की वजह से वहां से उनको तुरंत वापस किया गया। पुनः रामपथ होते हुए अयोध्या के पुलिस लाइन लाकर फिर से पूछताछ का जो क्रम है वो इसी परिसर में जारी है। तीनों आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, कमलेश पांडे से गहन पूछताछ का जो क्रम है वो जो विवेचक हैं आशुतोष त्रिपाठी, साथ ही एसओजी की पूरी टीम के साथ गहन पूछताछ का जो क्रम है वो चल रहा है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर नहीं होने को लेकर अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोल दिया। संघ ने बैठक कर मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तरह मामले में पहले ही तहरीर दी जा चुकी है, लेकिन अब तक केस दर्ज नहीं किया गया और ये पूरे अधिवक्ता संघ का अपमान है। अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया। साथ ही 22 जुलाई को प्रस्तावित राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई। आप एफआईआर दर्ज करा के निष्पक्ष जांच करा लीजिए। कहते तो हैं आप लोग पार्टी के लोग दूध का दूध पानी का पानी, यहाँ ना दूध अलग है ना पानी अलग, केमिकल अलग है। तो इस तरह से नहीं होता है। अयोध्या का अधिवक्ता संघ चिल्लाता रहे, कोई सुनने वाला ना हो, ये कहीं का न्याय नहीं है। ये जरूर है कि जिसके खिलाफ बोलिए वो सोचता है कि भाई लोगों को दंडित करिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए। राम गोपाल, ये सब क्या मतलब? हम लोग कोई राजनीतिक थोड़ो हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब देश के दूसरे राज्यों के मंदिरों में भी चढ़ावा चोरी की खबरें भक्तों को दुखी कर रही है। एक तस्वीर आप देखिए अयोध्या की। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद चंदा चोरों पर एक्शन जारी है। चंपत राय को हटाकर कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में दान की पेटी और हेराफेरी की खबर के बाद धामी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। अब आगरमालवा के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी से हड़कंप मचा है। करोड़ों की आस्था से जुड़े इस मंदिर में वित्तीय गड़बड़ियों और निजी खातों में दान लेने के आरोपों के बाद कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 सदस्यीय जांच दल का गठन कर दिया है। यूपी में परिवहन विभाग से रिटायर्ड एक अधिकारी करोड़ों रुपए का आसामी निकला। विजिलेंस विभाग के छापे में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के आभूषण समेत करीब 35 करोड़ की संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। अब इस अधिकारी का नाम है ललित कुमार, जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी है, यानी ARTO के पद से रिटायर हुआ था। उनके घर पर 26 घंटे चली विजिलेंस के छापे की कार्रवाई में टीम को करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा का कैश मिला है। कई पैकेटों में दीवार और अलग अलग कमरों में छिपा कर रखा गया ये पैसा मिला है। टीम को 15 जगहों पर मकान, फ्लैट, खेती की ज़मीन होने की दस्तावेज भी मिले हैं। बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। छापे की कार्रवाई के लिए विजिलेंस टीम सुबह उनके घर पहुंची थी। तलाशी से पहले वारंट पर उनके साइन कराए गए। जांच में सामने आया कि इसकी कुल जो कमाई है ललित कुमार की, ये 93 लाख के आसपास है, लेकिन जो संपत्ति है वो 35 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। रायपुर में ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी को सांसद बृजमोहन अग्रवाल की फटकार पड़ी है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक की गई थी। बैठक में डीसीपी पर बृजमोहन अग्रवाल भड़क गए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि ट्रैफिक में तुम्हारा सेंस काम करता ही नहीं है। रायपुर की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ट्रैफिक। ये बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं, रायपुर के सांसद। और बकायदा अधिकारियों को फटकार वाला जो वीडियो है ये खुद अपने अकाउंट से शेयर भी किया है सांसद महोदय ने। बैरिकेड लगा के बंद किया। में ट्रैफिक जाम होता है उन एरियो में जो आपके थाने हैं, थाने के जवान अपने थाने से बाहर नहीं निकलते। और छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि पुरानी बस्ती थाने के सामने का चौक, पंडरी में जाम होने की स्थिति, कोई ट्रैफिक तुम्हारा सेंस ही काम नहीं करता। अगर तुमने को पेट्रोल पंप के सामने में सीमेंट के बैरिकेड लगा के बंद किया, उसको थोड़े आगे जाके खोल के अगर गाड़ियां निकलना, इधर से जो गाड़ियां जाती हैं वो अगर अंदर घुस के निकल जाए तो ट्रैफिक जाम होना बंद हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिमाग लगा के हम कहाँ पर ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ हम कर रहे हैं क्या? राम मंदिर में एक जगह से आदमी घुस गया तो दोनों सर्विस रोड पे जा नहीं सकता, तो क्या हम उस सर्विस रोड को और वहां से बैरिकेडिंग हटा के उसको और चौड़ा करके हमसे निकलने का रास्ता बना सकते हैं? सर, उसको एक बार और हम मौके पर जाकर कुछ नहीं करना, आपको 20-30 फीट बैरिकेडिंग हटा देना और आगे भी जाके 1-2 किलोमीटर के आगे अगर कट दे दोगे तो वीआईपी रोड जाम होना बंद हो जाएगी, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो ये ट्रैफिक प्रॉब्लम। पहले रायपुर में आदमी 20 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच सकता था, आजकल 1-1 घंटा मिला। यूपी के गोरखपुर में बुधवार तड़के एनआईए, एटीएस और लोकल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। दुकानदार जमाल अहमद के मकान पर करीब 11 घंटे तक छापेमारी की। ये कार्रवाई कथित अंतर्राज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई है। टीम ने घर से दस्तावेज खंगाले, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच की गई और कुछ सामान अपने साथ ले गई। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। हालांकि बरामदगी या कार्रवाई के उद्देश्य पर एजेंसियों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अफसरों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। संवाददाता सुशील कुमार ने इस मौके का जायजा लिया।
गोरखपुर के तिवारीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक एटीएस की छापेमारी चली है। ठीक पीछे मेरे देखेंगे ये जो घर है, यहाँ के जो ऑनर है वो एक पेंट की दुकान पे काम करते हैं, उनका पेंट का दुकान है और यहाँ उनका घर है। जो है जो पूरी तरीके से जो एटीएस को इनपुट मिला था, जो विशाखापट्टनम में जो अवैध फंडिंग है, जो साइबर को लेकर के, क्राइम को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसको लेकर के इन्हें तमाम इनपुट मिले थे कि जो साइबर फ्रॉड हुआ था उसका जो तार है वो कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़ा हुआ है। उसको लेकर के ये यहाँ पर जांच करने आए थे। तकरीबन 4 से 5 की पूरी एटीएस की जो टीम थी वो यहाँ सुबह 5 बजे से जांच कर रही थी। तमाम लैपटॉप्स और मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो खंगाले जा रहे थे और काफी घंटों तक ये पूरी 4 बजे शाम तक ये पूरी जांच चली है। और जवान अहमद जो है यहाँ पर, उनके यहाँ जांच चली है। ये लोग देखिए सुबह से खड़े थे इंतजार में कि आखिर कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ पता चल पाए। नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया। कब से टीम आई? सुबह 4 बजे से आई थी और अभी गई है कुछ देर समय अभी? पहले। हाँ, कुछ पता चल पाए? इनको जानते हैं आप जिनके घर पे? नहीं जानते नहीं, मोहल्ले के ही नहीं, कभी इतना ताल्लुकात नहीं है वैसा। कभी इस तरह की चीजें कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं। क्या आपने अभी आपसे मुलाकात इनकी? नहीं हमसे मुलाकात नहीं हुई सर कभी। हाँ रहते हैं बगल में ही, लेकिन मुलाकात नहीं कभी नहीं। ये ज्यादा दिन से रह रहे हैं, 1.5 साल से लगभग जान रहे हैं। नहीं कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं कोई जानकारी नहीं। तो ये स्थानीय लोग हैं, इन्हें भी कुछ जानकारी नहीं है कि ये जो है क्या काम करते थे या जो एटीएस की जो टीम आई है उन्हें क्या कुछ इनपुट मिला था। फिलहाल जो इनपुट मिला था उसके आधार पर लंबे एक समय कह लें कि सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कार्रवाई का दौर चलता है और तमाम जो है कंपोनेंट या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको एटीएस कहीं ना कहीं अपने साथ बैग में लेके जाती है और पूरी तरीके से जाँच करती है। अब जाँच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा या किस तरह की कार्रवाई होती है, ये एटीएस के अगले कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा। सुशील कुमार, IBC 24, गोरखपुर। एक बड़ा मशहूर शेर है, सियासत की अपनी अलग एक जुबान है, जो लिखा हो इकरार इनकार पढ़ना। नर्मदा को स्वच्छ बनाने के सियासी वादों का भी बस यही हाल है। खबर जबलपुर से है, जहां नगर निगम के तमाम दावों को आईना दिखाते हुए गंदे नालों का पानी नर्मदा में बदस्तूर मिलाया जा रहा है। नर्मदा शुद्धिकरण के आरोपों और जो प्रत्यारोप हैं, इसके साथ सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। जबलपुर से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जबलपुर नगर निगम ये दावा करती है कि जबलपुर शहर की सीमा में गंदे नालों का एक बूंद भी पानी नर्मदा नदी में नहीं मिलने जा रहा। इस दावे के समर्थन में नगर निगम जबलपुर में 8 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हवाला देती है, लेकिन एसटीपी की क्षमता पर बड़े सवाल हैं। जबलपुर नगर निगम भले दावा करती है कि जबलपुर नगर निगम की सीमा में नर्मदा नदी में गंदे नालों का एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दावा कितना गलत है इसकी हकीकत मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। प्रयास कितने नाकाफी हैं ये इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि गंदे नाले का पानी जो है यहाँ पर सीधा नर्मदा नदी में मिलता नजर आएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको नाला दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि गंदा पानी जो है वो सीधे तौर पर मां नर्मदा के आंचल में मिल रहा है। आगे जाकर जो एसटीपी बनाने का एक ज़रूर दावा किया जाता है, लेकिन जो क्षमता है एसटीपी की उससे कहीं ज़्यादा गंदा पानी, गंदे नालों का पानी यहाँ पर आता है। और इस तरह से ये जो अनफिल्टर्ड वाटर है, ये जो प्रदूषित पानी है, वो सीधे तौर पर नर्मदा नदी के आंचल में मिल रहा है। गौरी घाट में कहने को तो एसटीपी बना दिया गया है, लेकिन अक्सर ये एसटीपी बंद हो जाता है और इसी तरह नालों का गंदा पानी मां नर्मदा को प्रदूषित करता है। यहाँ आने वाले नर्मदा भक्त भी शहर सरकार के वादे के मुताबिक नर्मदा को स्वच्छ बनाने की दुहाई दे रहे हैं। हमारी नर्मदा मैया को ये स्वच्छ नहीं बना पाए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। गंदा जल हर जगह से मिल रहा है, नाले मिल रहे हैं, डायरेक्ट मिल रहे हैं, पूरा सीवरेज मिल रहा है, पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। इसको हम स्वच्छ मानते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गंदी बात है। इधर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा महापौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू कह रहे हैं कि मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं।
कई गैलन पानी मां नर्मदा जी में गंदा जा रहा है, क्योंकि आज भी जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, वहां तो शुद्ध होता है, बंद होने के बाद गंदा जाता है। लेकिन कई जगह आज ऐसा दर्जनों कॉलोनियां हैं जहां मां नर्मदा में सीधा गंदा पानी समाहित हो रहा है, लेकिन हमारे शहर के महापौर, जिन्हें अपनी खुद की पीठ थपथपाने के अलावा कोई समय नहीं है, वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन मां नर्मदा में आज भी गंदा पानी समाहित हो रहा है। 8 नाले के पानी के एग्जिट की पानी लेकर उसकी टेस्टिंग कराने के लिए तैयार हूँ। अब चूंकि बारिश का समय है तो बारिश में तो सब तरफ से पानी आता है, इसलिए उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। परंतु अक्टूबर के माह में जब ये बारिश रुकेगी, मैं आपको सारे प्रेस वालों के साथ, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ, आम नागरिकों के साथ 8 ट्रीटमेंट प्लांट आपको चलते हुए दिखाऊंगा और स्वच्छ पानी जो मां नर्मदा में मिल रहा है उसका भी लैब टेस्टिंग करके उसको दिखाऊंगा आपको। ये बात सच है कि जबलपुर में नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए जितने एसटीपी लगाए गए उतने एमपी के किसी दूसरे शहर में नहीं लगाए गए। लेकिन वादा तो नर्मदा में एक बूंद भी गंदे नालों का पानी ना मिलने देने का था, और यही आज शहर सरकार पर सवाल उठा रहा है। नर्मदा को अविरल के साथ साथ स्वच्छ बनाने का जो दावा है, उस पर ज़मीनी हकीकत चौंकाने वाली है। इस पर कार्रवाई क्या होती है, ये देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। रायगढ़ में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। रायगढ़ में प्रस्तावित 8 4 लेन परियोजनाओं में देरी के चलते शहर की आउटर सड़कों की मरम्मत अटक गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न होने के चलते 4 लेन निर्माण शुरू नहीं हो पाया और इसी वजह से PWD ने पुरानी सड़कों की मरम्मत भी नहीं कराई है। भीमरापुर चौक, कोतरा रोड और कोसम नारा मार्ग पर गहरे गड्ढों से हादसों का खतरा बढ़ा है। स्थानीय लोग और कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और खराब सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, काम जल्द शुरू होगा। बहुत स्थिति खराब है सर, मतलब 2-3 साल से कंटिन्यू हम लोग बहुत परेशान हैं और आपका गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, हर समय यहाँ परेशानी रहते हैं। 4 लेन प्रस्तावित है, ये हमें मालूम है, ये सबको मालूम है, लेकिन अभी तक भू अधिग्रहण का शुरुआत नहीं हुआ है, तो इसको बनने में कम से कम 2 साल और लगेंगे। तो क्या रायगढ़ की जनता इस गड्ढे भरे सड़क में 2 साल इंतजार करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जनता का। इसका एक टेंडर हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, ठेकेदार का कार्य चालू भी कर दिया गया है। ये जो मुख्य रूप से डामरी की सतह है उसको बरसात में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके साइड में वाइडनिंग के लिए जो काम होगा वो स्टार्ट करेंगे। साथ में जो मार्ग वो क्षतिग्रस्त है चूँकि निबंधित है, उस पर लगातार मरम्मत कार्य ठेकेदार से कराया जाएगा। बारिश में थोड़ी सी दिक्कतें लोगों को हो रही है, जल्दी निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर। हाँ, जल्दी निर्माण करने के लिए साथ ही मरम्मत के भी लगातार काम जारी है। बीच में कुछ मटेरियल सप्लाई में इशू आया था, इसलिए नहीं हो पाया था। अभी मटेरियल मिल रहा है तो रिपेयर चालू है इसमें। लोकतंत्र की ताकत केवल वोट देने भर में नहीं है, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली को समझने में भी है। और इसी सोच के साथ रायपुर में यंग इंडियंस और CII ने यंग इंडियन पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया। 2 दिन के इस कार्यक्रम के पहले दिन सभापति के रूप में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन ठाकुर मौजूद रहे। रायपुर के पुराने विधानसभा सभागृह में आयोजित पार्लियामेंट में देश के विभिन्न स्कूल के 150 से अधिक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। छात्रों ने मॉक पार्लियामेंट के जरिए राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की। संसद की तर्ज पर एक दूसरे से सवाल जवाब किए। छात्र छात्राओं ने जहां कई विषयों पर एक दूसरे से सवाल जवाब किया, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक पुरंदर मिश्रा से भी सवाल किया गया। कार्यक्रम में शामिल छात्रों ने कहा कि जिस कार्यवाही को उन्होंने अब तक टीवी में देखा था, आज उसे अपनी आंखों से न केवल लाइव देखा बल्कि उसका अनुभव भी बड़ा शानदार रहा। मैं YIP में आया था, ये मेरा दूसरा टाइम है और इस साल तो विधानसभा है। ऑलमोस्ट इट्स रियली फील्स लाइक अमेजिंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट वेयर यू आर स्पीकिंग एज एन MP। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड
तो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन पोर्ट्रे कर सकता हूँ जिसमें मेरे को नॉलेज है। वो चीज़ मेरे को बेस्ट लगी इसकी। वैसे अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पिरेशनल भी लग रहा है कि मैं जहाँ विष्णुदेव साय इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ के मैं अपना खुद के विचार, देश के लिए विचार ऐसे करके जागृत करवा रहा हूँ, अपने देश के लोगों के लिए करवा रहा हूँ और मेरे आगे वाले पीढ़ी लोग के लिए भी। विधायक पुरंदर मिश्रा ने यंग पार्लियामेंट का महत्व बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों में नेतृत्व क्षमता, समाज के प्रति दायित्व का विकास होता है। आने वाले दिनों में उनके जीवन को नई दिशा देगा। इंडियन पार्लियामेंट के जो आयोजन हुआ था, स्कूल के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं एक काम को कर सकूँगा, इसके लिए मैं पंकज जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि माननीय मोदी जी ने जो विकसित भारत का कल्पना किया है, इन्हीं बच्चों के बारे में चिंतन करके किया है। और युवा यदि नहीं जागेगा या यदि भारत को विकसित करने का तय नहीं करेगा तो भारत विकसित होना संभव नहीं है। मैं तो उनकी कार्रवाइयों में लगभग आधा घंटे रहा और इस आधे घंटे की कार्यवाही में से मैंने ये अनुभव ज़रूर किया, वाकई में देश में युवाओं के बीच में एक विकास की भावना भी उत्पन्न हो गई है और वो विकास की राह में अपने आप को ले जाने के लिए तत्पर और तैयार है। 150 बच्चे जो आए हैं, जिनमें से 5 से 6 बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, और उनको भी हमने सम्मिलित किया है। और उद्देश्य यही है कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं और ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा कि हम बच्चों को लोकतंत्र के बारे में जानकारी ज़्यादा बढ़ावा मिले, उनकी आत्मविश्वास बढ़े और वो समाज के प्रति एक अच्छा काम कर सके। ये एक मतलब हमारी एक सिद्धांत थी कि हम उन बच्चों को ये दे से पाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।